आज हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2017 में पूछे गए कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यूपी टेट 2017 का जो क्वेश्चन था वो 2022 में रिपीट किया था। मेनली सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट किए थे, ज़्यादातर जो 2017 के जितने क्वेश्चंस थे वो रिपीट किए थे किसमें, 2022 में। सिर्फ 2 क्वेश्चंस छोड़ के, 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो नहीं रिपीट किए थे, बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीट किए थे 2022 में। तो आज हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। मैंने 2022 का पेपर सॉल्व करवाया है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और ये 2017 का पेपर है जिसको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें। और हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके ये पता लगा सकते हैं कि मेनली किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ऐसे एग्जाम्पल देख ही सकते हैं, 2017 का पेपर रिपीट किया 2022 में, मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए हैं, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर का सेट लगवाते हैं ताकि आइडिया भी हो जाए और नॉलेज भी हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे भी पढ़ना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय बायो प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल। इन सब में से क्या है? तो जिसको बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें नहीं ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन 2 बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस का। हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखेंगे, CO2 प्लस H2O gives C6 H12 and O6 प्लस O2। ये क्या है? हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। ये प्रोसेस, ये आ जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आता है H2O हमारा वाटर, और ये है ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा हो गया वाटर जल, ये हो गया हमारा ग्लूकोज और ये हमारा ऑक्सीजन। और ये फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में। लाइट बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या बहुत जरूरी है? लाइट। लाइट कहाँ से मिलती है हमको? सूर्य की रोशनी से। तो ये लाइट कहाँ से होता है? सूर्य की रोशनी से। एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, जिसका बाय प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो हमारे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय बायो प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन लिबरेट होता है, वो किसके थ्रू लिबरेट होता है? किसके थ्रू लिबरेट होता है? तो किसके थ्रू लिबरेट होता है? वो वाटर के रूप में। वाटर के रूप में H2O वाटर हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। वाटर के साथ साथ हमारे क्या एक बार आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस फॉर्म में लिबरेट होता है? वाटर के फॉर्म में लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। तो हमारे इसका सही आंसर होगा वाटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल इज। यहाँ पे होगा ब्लड वेसल।
यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे, एंटीबॉडी, हेपेरिन, थ्रोम्बिन और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बहुत कॉमन वर्ड है, इसको लगभग मेनली सब लोग जानते हैं। हीमोग्लोबिन बहुत कॉमन वर्ड है, किससे रिलेटेड है, हमारे ब्लड से रिलेटेड, ये हमारे खून में पाया जाता है। आजकल मेनली लोगों को क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में, डॉक्टर्स कहते हैं आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन करता है। क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन खून से पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल जो कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, ये रेड ब्लड सेल हमारे खून में पाया जाता है, जिसके अंदर हम हीमोग्लोबिन को पाते हैं। जो हमारे खून का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की ही वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और दूसरा क्या ऑप्शन है हमारा, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, मेरे लिए हमारे खून को मोटा करता है। थ्रोम्बिन क्या करते हैं, हमारे खून को मोटा करता है, जिसकी वजह से थक्का बनने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर खून मोटा रहेगा तो थक्के ज़्यादा बनेंगे, इसीलिए ये थ्रोम्बिन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा क्योंकि तो ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। ये थिकनेस मतलब मोटा करता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोटा। क्या मोटा करता है, हमारे खून को मोटा करता है। कौन मोटा करता है, थ्रोम्बिन मोटा करता है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग, जो थक्का बनने को रोकता है। तो ये थक्का बनने को नहीं रोकता, ये थक्का बनने को बढ़ावा देता है। क्या, कौन, थ्रोम्बिन। अब आता है हमारा हेपेरिन। हेपेरिन थ्रोम्बिन का उल्टा काम करता है। हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को थिन करता है। थिन मतलब पतला करता है। हेपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड को पतला करता है। और जब खून पतला रहता है तो थक्के नहीं बनते हैं। और हेपेरिन को डॉक्टर्स सर्जरी के टाइम पे भी यूज करते हैं। सर्जरी के टाइम पे क्या यूज करते हैं, हेपेरिन को यूज करते हैं, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे वो हेपेरिन देते हैं ताकि खून का थक्का ना बने, ब्लड में इजीली ब्लड जाए और उसका थक्का ना बने, ताकि उनकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुली आराम से हो जाए। नहीं तो ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं कई बार। और ये होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन से फाइट करता है। किससे फाइट करता है, एंटीजन से। हमारी बॉडी जो है अपनी अपनी एंटीबॉडी खुद से डेवलप करती है, जो कि फाइट करता है किससे, एंटीजन से। एंटीजन्स कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं, फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन हार्ट, पैनक्रियाज, स्टमक और लीवर। ये तो याद करना पड़ेगा, किसमें प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये किस स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एंजाइम्स आर केमिकली, एंजाइम्स को क्या कहते हैं केमिकली, प्रोटीन। एंजाइम्स को केमिकली क्या कहते हैं, प्रोटीन। एंजाइम्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। किससे बने होते हैं, अमीनो
अमीनो एसिड से। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। एसिड्स होगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड 20। मिनिमम क्या होता है, नंबर। एक ब्रांच होता है अमीनो एसिड का अटैच, ब्रांच होता है, सब एक से एक ऐसे जुड़े होते हैं। उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20। जब वो 20 अमीनो एसिड जुड़ के ब्रांच बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। और एंजाइम्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। ठीक है। फिर हमारे ऑप्शंस में लिपिड है, एसिड है और कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, कमेंट में करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर भी आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अम्ल एसिड, एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है। कौन सा एसिड, HCl एसिड, जो कि खाना डाइजेस्ट करने के काम में आता है। किसके काम में आता है, खाना डाइजेस्ट करता है। कौन सा एसिड, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है रिलीज, कम अमाउंट में होता है, पर वो बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे कि इजीली हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और कहाँ रिलीज होता है ये, स्टमक में। एसिड कहाँ होता है हमारे, अगर ये पूछ दिया जाए तो स्टमक में होगा। और उसको क्या काम होता है कि वो खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी हमारे पेट में खाना होता है, जो हम भोजन लिए रहते हैं अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में काम करता है। क्या काम करता है, एसिड। कौन सा एसिड, HCl। कौन सा एसिड, HCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acid is also a vitamin, formic acid, palmitic acid, मैलिक एसिड और एब्सॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। इन तीनों चारों एसिड्स में से कौन सा विटामिन कहलाता है, तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को हम क्या कहते हैं, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहेंगे हम, विटामिन सी कहेंगे। ठीक है। विटामिन सी किसमें किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बताइए नीचे कमेंट करके। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है किसके लिए, हमारे स्किन के लिए। ये एब्जॉर्बिक एसिड है ना, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड हमारे क्रीम्स में, जो क्रीम हम यूज़ करते हैं उसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ करते हैं, जो कि विटामिन सी होता है। वो स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखता है। क्या रखता है, ग्लोइंग और हेल्दी रखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिल्क फार्मिंग इज नोन एज, रेशम का पालन क्या कहलाता है। यही क्वेश्चन है जो कि रिपीट नहीं हुआ था 22 में। ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये नहीं रिपीट हुआ था 22 में, और एक क्वेश्चन और है जो नहीं रिपीट हुआ था बायोलॉजी का 22 में। बाकी इसमें के सारे क्वेश्चन 22 में रिपीट हुए हैं। तो हमारा पहला क्या है, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। तो एग्रीकल्चर सिल्क फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर ही सिल्क फार्मिंग आता है, पर सिल्क फार्मिंग को हम कहते क्या हैं अलग से, सेरिकल्चर। सिल्क फार्मिंग को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। तो आपका ये आंसर सही होगा।
एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती, ओवरऑल खेती होता है, तो उसमें किसी भी चीज़ की खेती हुई। सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ये सब किसके अंडर आते हैं? एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं। लेकिन इसमें हमारा एक सिर्फ पूछा है, क्या? सिल्क फार्मिंग। फार्मिंग पूछा है किसकी? सिल्क की, तो वो आएगा हमारा सेरिकल्चर के अंदर। किसके अंदर आएगा? हमारा सेरिकल्चर के अंदर, ठीक है। अब पिसिकल्चर, पिसिकल्चर क्या होगा? फार्मिंग किसकी? फिश की। जो हम मछली पालन करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। पिसिकल्चर किसको कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं। फिर एपीकल्चर भी है। अभी एपीकल्चर किसे कहते हैं? एपीकल्चर हम किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। किसके पालन को? मधुमक्खी पालन को। मधुमक्खी पालन हम क्यों करते हैं? हनी के लिए, शहद के लिए। सबको पता है हमको शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी से, मीन्स हनी बी से। तो यहाँ आ जाएगा हनी बी। पिसिकल्चर में आएगा हमारा फिश, मतलब हम इसमें फिश की फार्मिंग करते हैं और इसमें हनी बी की फार्मिंग करते हैं। सेरिकल्चर जो कि हमारा पूछा गया, इसमें हम क्या करते हैं? सिल्क की फार्मिंग करते हैं। पता है सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है? सिल्क फार्मिंग कैसे की जाती है? अगर आपको जानना है कि सिल्क फार्मिंग कैसे की जाती है तो आप कमेंट करिए, हम एक वीडियो में अच्छे से समझाएंगे कि ये सिल्क फार्मिंग कैसे होती है, कैसे पाला जाता है, किसको सिल्क फॉर्म। सिल्क फॉर्म क्या होता है? कीड़ा होता है, उसको पालते हैं और उसी से सिल्क निकालते हैं, उसी को सिल्क फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो सिल्क फार्मिंग पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसपे दिखाएंगे कि सिल्क फार्मिंग इंडिया में मेनली कैसे की जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स इन, बीजों का जरायुज विविपोरस अंकुरण किसमें होता है? पोटैटो, आलू में, राइजोफोरा, सुगरकेन या मैंगो। मेनली जर्मिनेशन लगभग लोग मैंगो और सुगरकेन और पोटैटो इन तीनों का जर्मिनेशन सब जानते हैं कि मैंगो कैसे होता है। मैंगो में हम सीड लगाते हैं, ठीक है, सीड लगाते हैं तब जाके मैंगो का होता है ट्री, पेड़। और सुगरकेन का भी हम जानते हैं कि इसका, सुगरकेन में हम क्या लगाते हैं? एक उसकी कटिंग लगाते हैं। सुगरकेन में क्या लगाते हैं? उसकी कटिंग लगाते हैं। अब पोटैटो में भी, पोटैटो हम क्या करते हैं? जब हमारा पोटैटो लगता है, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो जब होता है तो उसमें हम एक आलू लेते हैं, वो अंकुरित रहता है, उसको अंकुरित रहता है, वाइट वाइट ऊपर उस पर निकले रहते हैं, उसको हम आँख बोलते हैं, उसको लगाते हैं हम, तो उससे उगता है, क्या उगता है? आलू का पेड़ उगता है। ये हमारा इमेज है ना आलू का, ये, हाँ, यहीं पे कहीं कहीं अंकुरण होता है, ये सफ़ेद सफ़ेद ऐसे ऐसे निकल जाते हैं थोड़े थोड़े। फिर हम आलू को इस पीस में से कट कर देंगे, ठीक। फिर उसको ऊपर मिट्टी पे रखते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं। एक हफ्ते में इसका जर्मिनेशन हमको दिखने लगता है, किसका? आलू का। तो हमको इन सब का जर्मिनेशन पता है, आलू का पता है, सुगरकेन का पता है, मैंगो का पता है। अब क्या पता है राइजोफोरा का कैसे होता है? राइजोफोरा का जर्मिनेशन कैसे होता है? विविपेरस जर्मिनेशन से। कैसे जर्मिनेशन से? विविपेरस। अब ये विविपेरस जर्मिनेशन है क्या? इसमें क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड of a plant when it attached to the parent plant।
जो सीड का डेवलपमेंट होता है वो प्लांट में ही होता है, मतलब जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, ये हम कोई एक प्लांट ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसका लीफ क्या करेंगे, ग्रीन करेंगे। एक मिनट, ठीक, हाँ वाइट कलर से बनाएंगे प्लांट और इसके लीफ को करेंगे ग्रीन। नहीं, अभी नहीं, ये हम क्या बना रहे हैं, डायग्राम किसका, प्लांट का। हम एक बायोलॉजी स्टूडेंट है बट फिर भी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, हम आपको पर समझाएंगे इसी ड्राइंग से। क्या समझाएंगे, विविपेरस जर्मिनेशन। क्या समझाएंगे हम, विविपेरस जर्मिनेशन। तो विविपेरस जर्मिनेशन ये हमारा प्लांट है, ठीक, तो इसमें लगेगा यहाँ पे बर्ड, मान लीजिए सीड लगा, अरे यहाँ पे हो गया ये, हाँ मान लीजिए यहाँ पे इसका सीड लगा, ठीक, ये सीड जो है ना ये यहीं ग्रो करेगा, अगर यहाँ पे लगा है तो ये सीड यहीं ग्रो करेगा अपने पेरेंट प्लांट, मतलब इस प्लांट से अटैच होकर भी वो यहीं पे ग्रो करेगा, ठीक। उसके बाद अगर ये टूट के यहाँ गिर जाता है, कुछ यहाँ पे ग्रो करेगा, फिर उसके बाद ये टूट के यहाँ गिर गया, यहाँ गिरने के बाद फिर यहाँ से ये उगना शुरू कर देगा अपना, इसकी जर्मिनेशन यहीं से शुरू हो जाएगी। पहले पेरेंट प्लांट से अटैच होकर ही सीड जर्मिनेट करता है, जो बिया होता है वो ये अपने ये पेरेंट प्लांट, इसको क्या हम कहते हैं, पेरेंट प्लांट, इससे जुड़कर ही यहीं पे डेवलप होगा, फिर यहाँ से टूट के नीचे गिरेगा, नीचे गिर के मिट्टी से अपने आप ही एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ठीक। ये इसको हम क्या कहते हैं, विविपेरस जर्मिनेशन, जो कि किस में होता है, राइजोफोरा में, ठीक। अगर समझ में नहीं आया होगा फिर भी आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा से समझा देंगे। Which of the following pigment is associated with the germination of seeds? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? ऑप्शंस क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन कलर है ना पौधों का, ये किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से आता है। ग्रीन कलर ऑफ पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लांट में। अगर कोई पत्ता पीला पड़ गया, ठीक है, जैसे कि ये है, ये हरा नहीं है, ये पीला पड़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे क्लोरोफिल की प्रेजेंस जा रही है, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है हमारा, इसको प्रॉपर अमाउंट में लाइट, क्लोरोफिल और वाटर नहीं मिल रहा है, वो डेड होते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है, प्लास्टोकाइनिन, प्लास्टोकाइनिन ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। अब पानी से तो जर्मिनेशन नहीं होगा, बुआई जर्मिनेशन ऑफ सीड किससे होगा, पानी से, तो पूरा पानी से तो उग नहीं जाएगा सीड, पानी जब हम ज़्यादा ऐड करेंगे सीड में तो सड़ जाता है, उगता नहीं है। फिर होगा यहाँ पे ज़ैंथोफिल, क्या है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट है। फिर आता है हमारा फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, जहाँ भी ये वर्ड आ जाना है फाइटो, समझ लो कि ये रिलेटेड है किससे, लाइट से, किससे रिलेटेड है, लाइट से। और सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, बट लाइट ज़रूरी है। विच ऑफ द पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो इसमें ये पूछा है कौन सा पिगमेंट है जो कि सीड जर्मिनेशन से एसोसिएटेड है, तो ये होगा फाइटोक्रोम। क्या होगा, फाइटोक्रोम, फाइटो मीन्स
लाइट, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। फाइटो मीन्स लाइट, फाइटोक्रोम जो कि सीड से संबंध रखता है, किससे? जेमिनेशन ऑफ सीड से। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद द अदर बोन इज कॉल्ड। यह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, तो इसको हम जल्दी से कर लेंगे लिगामेंट। इसको याद कर लीजिए। ये मेनली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, अगर उसमें साइंस पोर्शन है, ठीक है, और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आना ना पक्का होता है। एक विटामिन से क्वेश्चन आना ज़रूरी होता है, एक हमारा सेल से आता है, और एक इसमें से भी आता है। तो ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछे गए हैं। मेरे तो एंट्रेंस एग्जाम में खुद पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये जो लिगामेंट होता है ना, ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है, मतलब हड्डियों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। ठीक, हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इसमें हम दो टर्म्स है। दो टर्म्स क्या है? एक आता है हमारा मल्टीसेलुलर, ठीक, दूसरा आता है हमारा यूनिसेलुलर। एक आता है हमारा प्रोकैरियोटिक और एक आ रहा है हमारा यूकैरियोटिक। मतलब एक कोश की, मतलब यूनिसेलुलर। ये क्या, कहाँ गया? मकोशी, मतलब मल्टीसेलुलर, और ये आ गया प्रोकैरियोटिक, ये आ गया यूकैरियोटिक। ठीक है, ये चार टर्म्स हैं। यही चार टर्म्स हैं क्या? मल्टीसेलुलर क्या होता है और यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक से सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर में नंबर ऑफ सेल होते हैं। क्या होता है? मल्टी सेलुलर में नंबर ऑफ सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। और जो यूनिसेलुलर होता है हमारा, ये सिंगल सेल होता है, सिर्फ एक सेल से बना होता है, एक सेल, सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब किस में नहीं पाते हम लोग? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाते हैं। ये सब किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। सारे नंबर ऑफ सेल्स भी पाए जाते हैं, क्या न्यूक्लियस पाते हैं, उसके बाद सारे ऑर्गेनेल्स पाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सब किसमें बाउंड होते हैं? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर सब बाउंड होते हैं। इसमें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होता, तो बॉन्ड किसको करेगा? इसीलिए यूकैरियोटिक में सब पाए जाते हैं, वो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्ड होते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? जो प्रोटिस्टा किंगडम है, हाँ, प्रोटिस्टा किंगडम, उसके सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या हैं? सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? तो प्रोटिस्टा में क्या, किंगडम में कौन सा आता है? अमीबा आता है। तो वो क्या होता है? यूनिसेलुलर। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होता है, उसका सिर्फ एक सेल होता है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं सब पाए जाते हैं, जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्ड होते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है अमीबा, किंगडम प्रोटिस्टा का। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिक्सचर नहीं है? मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। क्या नहीं है? हेट्रोजीनियस
मिक्सचर, इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले हम ये जानेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। दो तरह के हमारे मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस और यहाँ पे हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। एक सिंपल वर्ड में हम इसको ऐसा समझते हैं कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मान लीजिए ये एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। एग्जाम्पल बताएं, सॉल्ट एंड वाटर ले लीजिए, पानी में नमक घोल लीजिए, ठीक। ये पानी और नमक का मिक्सचर है, हम कहीं से भी निकालेंगे पानी नमक को, कहीं से भी निकालेंगे उसका कंसंट्रेशन सेम होगा। मतलब पानी और नमक दोनों आएगा, हम कहीं से भी निकालें हमको पानी और नमक दोनों मिलेगा। ऐसा नहीं कि पानी अलग मिलेगा और नमक अलग मिलेगा, हम दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं, दोनों आपस में घुल जाता है, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो ऐसे मिक्स हो जाता है कि हम उनको फिजिकली नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते। हम अपने हाथ से पानी और नमक को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। और ये आएगा हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हम क्या लेंगे, सैंड प्लस वाटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं सैंड हो गया प्लस वाटर हो गया, बालू और पानी, यहाँ पे हम बालू और पानी ला के रखते हैं, कुछ देर में बालू तो नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे और ऊपर क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो हम इसको फिजिकली अलग कर लेंगे, ऊपर से पानी हम निकाल लेंगे और नीचे बालू पड़ा रहेगा, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, जिसको हम अलग कर सकते हो फिजिकली और जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो, मतलब घुलनशील नहीं हो, जो घुल नहीं सकता, उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक। और होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, चीनी में पानी में चीनी घोल दिए, ठीक है, और पानी में नमक घोल दिए, तो ये सब हमारे किस में आ जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर में। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज नॉट अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है। देखिए इसमें से सब हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ये जो जेली है ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जेली कैसा होता है, ये डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स, शुगर, वाटर और कोई भी फ्रूट एसेंट या फिर फ्रूट्स को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, किसी भी चीज की जेली, तो ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। जेली क्या होगा, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। फिर आता है हमारा स्मोक। स्मोक क्या होता है, धुआं। धुआं में भी डिफरेंट अलग अलग कंटामिनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो एयर होता है ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। एयर क्या नहीं होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है। दूध भी हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, जो कि अलग अलग इसके अंदर कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं दूध के अंदर, इसीलिए इसको भी हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। सिर्फ एयर को ही हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं कहते हैं। एयर हमारा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। एयर हमारा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। जो हवा है वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। हवा में अलग अलग वो पाए जाते हैं, क्या, गैसेस, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, पर ये पूरे एयर में पाए जाते हैं, ठीक। अगर हम कुछ एयर के पार्ट्स लेंगे इतना, तो उसके अंदर हमको शायद 78% नाइट्रोजन मिल जाए, 1% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए और 3-4% ऑक्सीजन मिल जाए, हम कहीं से भी एयर के अगर पोर्शन को लेंगे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से सॉल्व करेंगे कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट में पूछे गए, और चेक करेंगे कौन से क्वेश्चंस रिपीट किए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट नहीं किए हैं। थैंक यू।